सही सही आवे है। बैठ। तो आज हम सब चूंकि बीच में पूजा था इसलिए हम लोग बिजी थे, तो आज गांधी युग का सेकेंड डे है, मतलब उसका जो बचा हुआ क्वेश्चन था इसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव से वो पढ़ेंगे। और विकास द्विवेदी सर को आप सब जानते ही होंगे। अब थोड़ा सा मन बेचैन सा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब स्क्रॉल किया तो देखा एक शेर उन्होंने बोला था, मैं सुना रहा हूँ आप सबको कि क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा। सुनिएगा, काफ़ी अच्छा शेर है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सब पढ़ेंगे गांधी युग का जो 100 क्वेश्चन करे थे उससे पहले, उससे आगे जाएंगे। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? पंजाब से। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर। 101 पंजाब, सी। ठीक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में? 1947। 46 में तो प्रस्ताव थी ना, 46 या 42। हाँ 46 या 42, 46 या 47 कहे। 102 ये 1939। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है वो 1939 में मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है वो 1939 में मनाया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 3, 4, 5, 6 थे। ठीक है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था अधिवेशन। ठीक। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग, है ना। खाद्य एवं कृषि विभाग के जो मंत्री थे अंतरिम सरकार में 1946 में, तो चुनाव होने से पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति और लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले एकमात्र भारतीय और एकमात्र बिहारी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना करी थी? कांग्रेस छोड़ दिया था हरिपुरा में, उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ठीक। 1939 में 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। राजेंद्र प्रसाद 1946 में अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्ष चंद्र कि जवाहरलाल नेहरू? 108 बी जवाहरलाल नेहरू। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? सूर्यसेन। ये क्वेश्चन बीपीएससी का है और यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया था कि किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। हंटर आयोग का गठन क्यों किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, है ना। हंटर आयोग का गठन जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट करेंगे। मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम ए जिन्ना के ब्रेन का, लॉर्ड माउंटबेटन के ब्रेन का या मस्तिष्क का, जो भी बोलिए, और वीपी मेनन के मस्तिष्क का। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट करिए कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके ब्रेन की उपज थी। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को
उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी आजाद और डी बाल गंगाधर तिलक। तो यह कथन है लाला लाजपत राय को। इनको जो है वो 1928 ईस्वी का साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे उसी के दौरान सिर पर चोट लगी थी जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज साम्राज्य के प्रति ताबूत में कील सिद्ध होगी। यह कथन लाला लाजपत राय की है। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हो गई थी? ऑप्शन ए द आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ऑप्शन सी द रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। दी रॉलेट एक्ट के कारण से प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। कांग्रेस के अनुसार वहां पर लगभग 1000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे लोग घायल हुए थे, पता नहीं कितने, लेकिन बहुत ही मतलब हम लोगों के इतिहास में वो एक ऐसा दिन था जो इतना समझो कि उससे दुख भरा दिन दोबारा हो नहीं सकता था, क्योंकि जालियांवाला बाग में सिर्फ एक गेट था और चारों ओर से दीवार लगा हुआ था और जनरल डायर ने बिना सोचे समझे फायरिंग का आदेश दे दिया। उसमें लगभग 1000 आदमी से ज़्यादा की मृत्यु हो गई। आप सब कमेंट करेंगे कि जनरल डायर को उधम सिंह कहाँ जाके मारता है और कितने ईस्वी में मारता है? गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ऑप्शन ए एन सिन्हा, ऑप्शन बी ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे, एक टीचर थे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कानपुर में, बी दिल्ली में, सी इलाहाबाद में और डी लाहौर में। तो दिल्ली में स्थापना हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का वर्ष 1928 में। भारतीय छूट गया था ये क्वेश्चन शायद। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि आजादी के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, अभी पढ़ दिया है मैंने, इसका स्थापना हुआ था कहाँ पे? दिल्ली में। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ये क्वेश्चन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। आप सब कमेंट करेंगे कि जालियांवाला बाग में लोग जमा क्यों हुए थे, उसके क्या कारण थे, प्लीज कमेंट कीजिए और हमसे के साथ जुड़े रहिए। भविष्य में बहुत अच्छा हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे डेली डिस्कशन, है ना। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2008 का था और इस बार जो क्वेश्चन लीक हो गया था बीपीएससी में उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जाके देखना। क्योंकि मैंने देखा था उसका डिस्कशन, हम लोगों ने बहुत सारा किताब खरीदा है, बहुत सारा मतलब पूजा से पहले लगभग 3000 के आसपास का बुक आया है, तो रिव्यू करेंगे कल उसका, हर एक बुक का, जिनमें लक्ष्मीकांत है, बिपिन चंद्रा है और पीसीएस का घटना चक्र है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ऑल बुक मतलब हम लोग मंगा लिए हैं, तो चलेंगे आगे ऐसे ही डिस्कशन डेली। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण का संबंध था। आप सब बताएंगे कि संपूर्ण क्रांति का जनक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? प्लीज कमेंट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन।
इसमें हमें करना क्या है कि इसमें दिया हुआ है घटना का नाम और वो बता रहा है कि किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए बारदोली है, तो बारदोली का संबंध गुजरात से है, कोई डाउट नहीं है। चौरा चोरी घटना के कारण सब सबको पता है कि असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। यरबदा जेल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में था। और नोआखाली का संबंध है पश्चिम बंगाल से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, 8 अगस्त 1942 भी राइट आंसर था होता है इसका, पता नहीं इसमें कुछ डाउट है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ आधिकारिक तौर से 9 अगस्त 1942 को, लेकिन उसका प्रस्ताव जो है वो पास हुआ था 8 अगस्त 1942 को शायद। आपसे कमेंट, अगर आप सबको पता है सच में इसका राइट आंसर तो प्लीज कमेंट कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ सच में कब हुआ था, मतलब प्रॉपर में 8 अगस्त को हुआ था या 9 अगस्त 1942 को हुआ था। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी नहीं की थी। बाकी 3 जैसे कि भूलाभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, ये तीनों ने आजाद हिंद फौज के लाल किले की जो मामला था उसके बारे में सुनवाई में शामिल थे, क्योंकि उस टाइम में वकालत फेमस था, सब वकील ही थी। महात्मा गांधी भी वकील था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वकील था, इस सरदार पटेल भी वकील था, भूला देसाई भी वकील था, तो मैक्सिमम सब वकालत ही करते थे, क्योंकि उस टाइम में उसकी ज़्यादा ही मतलब उसका करियर अच्छा था। आज के टाइम में तो हर एक फील्ड में आप जा सकते हैं, जनरली अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसी के आसपास, तो 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन था? कैसर-ए-हिंद। कैसर-ए-हिंद महात्मा गांधी को क्यों मिली थी, आप सब कमेंट करेंगे। और महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि क्यों लौटा दिया था, इसका भी आंसर आप सब कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है ये। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए हिंदू महासभा, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और डी सभी। तो ये सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, इनका समर्थन नहीं किया था। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब कौन सी घटना कब हुआ था इसका हम लोगों को पहचान करना है। पहला है असहयोग आंदोलन, अब तुम्हें पता है कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन पता है 1930। खिलाफत आंदोलन 1919 ना, और भारत छोड़ो आंदोलन 1922। हाँ, इसके अनुसार से पहले हुआ खिलाफत आंदोलन 1919, उसके बाद असहयोग, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। वर्ष 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण आर, साइमन कमीशन में एक भी भारत सदस्य नहीं था। दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन सॉरी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि वर्ष 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। हम सब जानते हैं क्योंकि साइमन कमीशन के सभी मेंबर जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए हम सब साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और आप सब कमेंट करेंगे कि साइमन कमीशन में कुल कितने मेंबर थे और साइमन कमीशन में जो मेन लीडर था वो अध्यक्ष कौन था, उसका मतलब उस पूरे ग्रुप का लीडर, इसका भी आंसर आप कमेंट कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था और दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली रूप से प्रथम सत्याग्रही का नाम था विनोबा भावे,
भूदान आंदोलन 1940, और दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसाफ अली का संबंध, मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसाफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। तो अरुणा यासाफ अली या अरुणा आसाफ अली का संबंध जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन से था। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट हुआ है यूपी वाला, मतलब यूपी पीसीएस में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? पूना पैक्ट के बारे में हम सब जानते हैं अच्छे से कि यह जो घटना हुई थी वो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच एक मतलब विचार हुआ था, मतलब किसी भी मुद्दे, मतलब वो क्या नाम, दलितों का मुद्दा था उसके ऊपर। तो मैं पढ़ रहा हूँ, 4 ऑप्शन है इसमें दिया हुआ, उसमें से एक गलत है, उसको पहचानना है। ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, बी प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, सी केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थान का आरक्षण, और डी संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति। तो इसका सही आंसर होगा सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ये क्वेश्चन, ये मतलब ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। मतलब 1932 में यरवदा जेल में पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, इसमें कुल 3 बातें तय होती हैं। पहली बात यह कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के स्थानों का आरक्षण हुआ था और विधानसभा में भी, और साथ में संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति को स्वीकार किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि आप सब कमेंट करेंगे कि हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। और मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, एनडीए में पूछा गया 2010 में। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है या क्यों एक मील के पत्थर के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। ऑप्शन ए इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। और डी इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनी मंजूरी दी थी। तो इसका जो है वो सही आंसर है कि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। यानी योजना आयोग के जो अवधारणा था उसका प्रस्तुत सबसे पहले 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इसका मतलब योजना आयोग का जो क्या बोलते उसको यार, मतलब चर्चा पहली बार हुआ था कि योजना आयोग जैसी चीज जो है होनी चाहिए। योजना आयोग का शुरुआत कब हुआ था कमेंट करेंगे, और साथ में नीति आयोग की भी शुरुआत कब हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। तो दोनों को कमेंट करिए कि योजना आयोग का कब शुरुआत हुआ था और नीति आयोग का शुरुआत कब हुआ था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों की है? महात्मा गांधी ने, देखो हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है प्लेग जीवाणु का वाहक, ए, बी बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, सी समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, दुर्घटना का वाहक। इसका तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। यानी प्लेग बढ़ाता था, क्योंकि अगर मान लो उस टाइम में अगर प्लेग किसी और जगह पे था, उस टाइम में तो एक ऑप्शन था ही नहीं। तो अगर मान लो कोई जाएगा वहां से ट्रेन से आ गया, तो क्योंकि प्लेग फैलने वाली बीमारी था, तो एक वो हो गया। दूसरा बात बार बार पड़ने वाले अकालों, और सी महात्मा गांधी के अनुसार, और उनके बात भी सही है कि समाज में वर्ग भेद उस समय में ये था कि जो गरीब लोग थे या जो अछूत, उस समय भारतीय समाज में बहुत ज्यादा कुअति था, मतलब कुप्रथा था, जैसे कि सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, भेदभाव है ना, दलित था, अभी भी चल रहा है इंडिया में, लेकिन पहले कुछ ज्यादा ही था। तो वो ट्रेन में भी ऐसा सिस्टम था कि अगर तुम दलित हो तो दलित जो है वो सीट पर नहीं बैठ सकते थे, नीचे बैठेंगे, वो भी पीछे वाले बोगी में जाकर बैठेंगे, आगे में नहीं बैठ सकते थे। तो इन सब चीजों घटना के बारे में हिंद स्वराज पुस्तक में महात्मा गांधी ने चर्चा किया है। रॉलेट एक्ट पारित किया गया कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए,
और द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो रॉलेट एक्ट लाने का एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों का कि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारों को दबाना, उस क्रियाकलापों को कम करना। इसके आधार पर रॉलेट एक्ट का मतलब होता है काला कानून, उसको महात्मा गांधी ने से काला कानून कहा था। और रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे, चाहे वो कोई हो। इसके तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को, जो कि नेता थे कांग्रेस के, प्रथम उनको गिरफ्तार किया गया था। और मैंने पूछा है सवाल, इसलिए बताऊंगा नहीं इससे आगे। 1900 जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, मैं फिर से बता रहा हूँ, कमेंट करेंगे इसके कारण के साथ कि इसका मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, क्या कारण था इसका। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन और पहला गोलमेज सम्मेलन। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रारूप को, जो प्रारूप का प्रावधान करने का प्रयास किया गया था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 6 अप्रैल 1930 ऑप्शन ए, बी 6 अप्रैल 1930 को, सॉरी 6 मार्च 1930 को ऑप्शन ए, 6 अप्रैल 1930 को, सी 12 मार्च 1930 को, और डी 12 अप्रैल 1930 को। अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं वहां दांडी, और 6 अप्रैल को नमक, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी बताएंगे। मैं ऑप्शन बताता हूँ। पहला ऑप्शन है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नरेंद्र देव और डी आसाफ अली। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गलत। हाँ, भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसने तीनों में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गलत, द्वितीय में भाग लिया था महात्मा गांधी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? VVI क्वेश्चन फॉर ऑल। मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस के लिए पूछा गया क्वेश्चन था ये। ऑप्शन ए 26 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितनी वर्ष रहे थे? 21 वर्ष वहां पे बिताए थे उन्होंने। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए कब थे? 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ठीक, याद रहेंगे सब पॉइंट। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम अधिवेशन, उत्तराखंड, 1924। ये क्वेश्चन इस बार जो एनटीपीसी एग्जाम था रेलवे का एनटीपीसी, उसमें कई बार, इतना बार रिपीट हुआ कि पूछो मत। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो शायद आप सबके सीट में भी सवाल आया होगा कि महात्मा गांधी यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? एकमात्र का 1924 बेलगाम अधिवेशन। कांग्रेस पार्टी के वे राष्ट्र नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? मोतीलाल नेहरू ऑप्शन ए, बी CR दास, सी वल्लभ भाई पटेल और डी विट्ठल भाई पटेल। इसका सही आंसर क्या होगा? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में चुने गए थे? तो वो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहाँ का अध्यक्षता किया था? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि कांग्रेस का अध्यक्ष मिलान करना है। अब मतलब सूची 1 में दिया हुआ है कि कांग्रेस का अध्यक्ष, और 2 में दिया हुआ अधिवेशन, मतलब किस जगह का अधिवेशन किसने किया था? पहला ऑप्शन ए, डॉक्टर MA अंसारी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? ऑप्शन ए, हरिपुर, कानपुर, मद्रास, नासिक। तो डॉक्टर MA अंसारी ने मद्रास की अध्यक्षता की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक की अध्यक्षता किया था।
नायडू कानपुर 1925 और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938। याद रहेगा, बोस 1938, नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन, डॉक्टर एम.एन. अंसारी मद्रास और पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक। आप सब कमेंट करेंगे कि आज़ादी के समय जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत थे। वर्ष 1932, आगे मैं करूंगा, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि ऑप्शन ए, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गया, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि वर्ष 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया क्योंकि ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को असंतुष्ट करता है। इसमें लॉजिक याद रखेंगे कि 1932 है। अब आइडिया लग गया है 1932 में कौन सी घटना हुई थी। सही आंसर आप लोग भी कमेंट करेंगे इसका। कांग्रेस का मुस्लिम लीग में मतभेद, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अबॉर्ड की घोषणा, और डी, इस संदर्भ में ए बी सी सभी सही नहीं है, मतलब इनमें से कोई सही नहीं है। इसका सही आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक अबॉर्ड के कारण से महात्मा गांधी ने जेल में, यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरुआत किया था, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट जैसी घटनाएं होती हैं। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य करना, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना। बी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक, वर्ष 1929 हाँ पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, इसका क्या उद्देश्य था? आप सब कमेंट करेंगे। और क्यों ये कहाँ लाहौर में, तो बोल ही दिया है कि 1929 में लाहौर में हुआ था। और इस जो अधिवेशन हुआ था, मतलब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर का, उसका अध्यक्ष कौन थे ये भी कमेंट करेंगे। और उद्देश्य क्या था जिसके कारण से ये मतलब अधिवेशन हुआ था, इसका भी आंसर आप लोग देंगे। और हम लोग जा रहे हैं लास्ट पीरियड में है, खत्म होने वाला डिस्कशन आज का, तो चलिए अंतिम चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? जन भाषण, सॉरी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, चंपारण नहीं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण, जनता के सामने भाषण पहली बार कहाँ दिया था? वाराणसी में। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला जनसभा भाषण जो है वो कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, मतलब ट्रेन से उतार दिया गया था? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, बी पीटर मारिट्सबर्ग, सी डरबन और डी प्रिटोरिया। इसका सही आंसर होगा पीटर मारिट्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा या सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? इसका आंसर हम सब नहीं बताएंगे, ऑप्शन भी नहीं बताएंगे, आप सब कमेंट कीजिए कि किसने हथियार के रूप में इसका उपयोग किया था। वर्ष 1930 अप्रैल में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था किसने? चिदम्बरम पिल्ले, सी राजागोपालाचारी, के कामराज, एनी बेसेंट। तो वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर, याद रखेंगे कि दांडी में महात्मा गांधी थे और तंजौर में सी राजगोपालाचारी। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? मैं फिर से पढ़ रहा हूं, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था या मांग रखा था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, सी 1929 और डी 1930। 1929। 15 अगस्त
1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष था? ये सवाल हमने पहले भी आप लोगों को बताया है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करिए कि आजादी के समय में, वही बात है, आजादी के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे। और ये भी कमेंट करेंगे कि अभी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। और आप सब एक और बात कमेंट कीजिए, जिज्ञासा हो रहा है तो पूछ लेता हूँ कि क्या कांग्रेस का जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, वो कितना सफल हुआ? आपका क्या मत है इसके प्रति, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हम सभी अपना मत बताएंगे कल की वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि आप सभी कमेंट कीजिए कि क्या भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, ये सफल हुआ, कितना % हुआ, प्लीज़ कमेंट। और आज का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। तो जानते हैं कि कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और उसमें सिर्फ 3 मेंबर थे, चौथा कोई बात ही नहीं उठता, तो 3 थे। ऑप्शन ये है कि कौन नहीं था, चारों में 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन नहीं थे। ऑप्शन ए विलियम बूट, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और डी ए.बी. अलेक्जेंडर। इसका आंसर होगा विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ये तीनों मतलब कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, और विलियम वुड मेंबर नहीं थे। तो एवं प्रकार गांधी युग समापन हो गया है आज। लगभग 172 क्वेश्चन था इसमें पूरा मिला के। और गांधी युग नहीं कह सकते, कह सकते हैं हम लोग आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। हर एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ दिया है 1915 से लेकर के 1947 तक क्रियाकलाप हुआ था। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना। कल हम सब पढ़ेंगे पॉलिटी का कोई टॉपिक, मैं बताऊंगा हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो कल हम सब पढ़ने जा रहे हैं उच्चतम न्यायालय जो है ना, न्यायाधीश कानून की बात, वो पढ़ेंगे। तो कल बुक रिव्यू 52 के हीरो